नमस्कार बच्चों, हम प्रेमचंद का निबंध पढ़ रहे थे। साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता। आज के इस व्याख्यान में हम उसी निबंध को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था कि प्रेमचंद ने हिंदी गद्य में विषय वस्तु और अभिव्यंजना पक्ष दोनों ही क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया था। तो विषय वस्तु में यहाँ ये जो अवतरण आज हम पढ़ेंगे उसमें उन्होंने सुंदरता के जो परंपरागत मानदंड चले आ रहे हैं उन पर प्रश्न उठाते हुए कुछ नए मानदंड साहित्य के क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किया है और साहित्यकारों की जो दृष्टि रही है उसको बदलने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। देखिए, वो लिखते हैं, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारे कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था। उन्हीं की कद्रदानों पर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें वह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था तो मजाक उड़ाने के लिए, ग्रामवासी की देहाती वेशभूषा और तौर तरीकों पर हंसने के लिए। उसका शीन का दुरुस्त न होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की स्थायी सामग्री था। वह भी मनुष्य है, उसके भी हृदय है और उसमें भी आकांक्षाएं हैं। यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी। तो यह जो परिवर्तन प्रेमचंद चाहते थे विषय वस्तु के क्षेत्र में, चीज़ों वस्तुओं को देखने की दृष्टि को बदलने का उनका जो आग्रह था वो यहाँ अभिव्यक्त होता है जब वो लिखते हैं कि अभी तक हमारे कलाकार अमीरी और उसी के सौंदर्य को अपने साहित्य में अभिव्यक्त करते थे, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, इसके बाहर भी कोई सौंदर्य हो सकता है। इसीलिए वो हमेशा महलों की बात करता रहा। उसे कभी भी झोपड़े नज़र नहीं आए या झोपड़े का सौंदर्य उसकी नज़र में कोई सौंदर्य था ही नहीं। और इसीलिए विशेष आग्रह के साथ वो इन वस्तुओं और ऐसे जनसाधारण मनुष्यों की चर्चा भी अपने साहित्य में नहीं करता था। अगर गाहे बगाहे किसी प्रसंग में वो चले भी आते थे तो केवल और केवल व्यंग्य का या अपने हास्य का विषय उनको बनाने के लिए। तो प्रेमचंद जी ने साहित्य की इस दृष्टि को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें आप देखेंगे बच्चों कि जैसा हमने पहले बात की थी कि अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी उन्होंने परिवर्तन किए, तो तत्समता का आग्रह यहाँ पर कम हो गया है। और हम तो यह भी जानते हैं कि प्रेमचंद ने शुरुआत ही उर्दू से की थी। उर्दू कहानियाँ लिखा करते थे। सोज़े वतन उनकी पहली कहानी थी, तो उर्दू से हिंदी में आए थे। इसीलिए यहाँ इस अवतरण में भी हमें बहुत सारे उर्दू के शब्द अनायास ही चले दिखाई देते हैं। जैसे ये हम देख रहे हैं यहाँ पर शीन काफ, और दूसरा ये मुझे नज़र आया था दिखा था मुझे
कद्रदानी है ना। और भी बहुत सारी शब्द हैं इसमें, आप देखिएगा। मजाक मजाक भी वही शब्द है, दुरुस्त होना, है ना। तो इस तरह के उर्दू के शब्दों की भरमार हमको दिखाई देती है। आगे वो लिखते हैं, कला नाम था और अब भी है, संकुचित रूप पूजा का, शब्द योजना का, भाव निबंधन का। उसके लिए कोई आदर्श नहीं है, जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया से किनारा कशी उसकी सबसे ऊंची कल्पनाएं हैं। हमारे उस कलाकार के विचार से जीवन का चरम लक्ष्य यही है। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन संग्राम में सौंदर्य का चरमोत्कर्ष देखे। उपवास और नग्नता में भी सौंदर्य का अस्तित्व संभव है, इसे कदाचित वह स्वीकार नहीं करता। उसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री है, उस बच्चों वाली गरीब रूप रहित स्त्री में नहीं जो बच्चे को खेत की मेड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि रंगे होठों, कपोलों और भौहों में निसंदेह सुंदरता का वास है। उसके उलझे हुए बालों, पपड़ियाँ पड़े हुए होठों और कुम्हलाए हुए गालों में सौंदर्य का प्रवेश कहाँ। यहाँ इस अवतरण में प्रश्न उठाते हैं प्रेमचंद कि अभी तक हमारा साहित्यकार सिर्फ और सिर्फ जीवन से विरत होने को, यानी भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया से अलग, ये दुनिया जिनके काम की है नहीं, इस दुनिया से अलग अपनी दुनिया बसाने की बात वो करता है, निराश्य की बात करता है। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि साहित्यकारों को जीवन संग्राम में भी सौंदर्य का उत्कर्ष देखना चाहिए और वही अपने साहित्य में अभिव्यक्त भी करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सौंदर्य वही है। क्योंकि रूपवती अमीर स्त्रियां जिनको माना जाता है, जिनके रंगे हुए होठों को सुंदर माना जाता है, तो अब समय आ गया है कि पपड़ियाँ पड़े हुए होठों को भी सौंदर्य का उपमान माना जाए, क्योंकि वास्तविक सौंदर्य वही है, क्योंकि उसमें बनावटीपन नहीं है, उसमें कृत्रिमता बिल्कुल भी नहीं है। आगे लिखते हैं प्रेमचंद, पर यह संकीर्ण दृष्टि का दोष है अगर उसकी सौंदर्य देखने वाली दृष्टि में विस्तृति आ जाए मतलब विस्तार आ जाए, उसके सौंदर्य को देखने की दृष्टि विस्तृत हो जाए, तो वो देखेगा कि रंगे होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप, गर्व और निष्ठुरता छिपी है, तो इन मुरझाए हुए होठों और कुम्हलाए हुए गालों के आंसुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट सहिष्णुता है। हाँ, उसमें नफासत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुमारता नहीं। तो प्रेमचंद ने यहाँ पर साहित्यकार की दृष्टि को विस्तृत करने का उनका जो आग्रह है उसको अभिव्यक्त किया है कि सौंदर्य को संकुचित दृष्टि से देखना अब साहित्यकारों को छोड़ना चाहिए और उसे जो वास्तविक सौंदर्य है, जिसमें दिखावा नहीं है, जिसमें सुकुमारता नहीं है, भले ही वो कुम्हलाया हुआ है लेकिन सौंदर्य तो वही है, तो उसे अपने साहित्य में अभिव्यक्त करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि प्रेमचंद सौंदर्य को निरपेक्ष नहीं मानते हैं, क्योंकि सौंदर्य तो हमेशा देखने वाले की आँखों में बसा है। सौंदर्य किसी वस्तु या व्यक्ति या मनुष्य में नहीं होता है, वो तो देखने वाले की नज़रों में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मज़दूरी कर रही एक महिला है, एक स्त्री है, उसका बच्चा वहीं खेल रहा है। कि मान लीजिए निर्माण कार्य में कोई मज़दूर स्त्री काम कर रही है और उसका बच्चा वहीं पर खेल रहा है, तो हम देखेंगे कि भले ही वो मेला है, कुचला है,
उसके नाक बह रही है, काला कलूटा है, जैसा भी है, उसके कपड़े फटे हैं, लेकिन उसकी जो माँ है, उसकी दृष्टि में वो दुनिया का सबसे सुंदर और खूबसूरत बच्चा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर मनुष्य की जो दृष्टि होती है उसी में सौंदर्य का वास होता है। धन्यवाद।